तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक और नई कहानी किस्सा लेके मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आप देखते रहिए अपनी मनपसंद चैनल बलजीत परमार फॉर यू। एक नई लड़ी हमने जो 2 दिन पहले शुरू की थी, वरदा राजन मुडलियार की अंडरवर्ल्ड में कैसे उसकी शाख बनी, कैसे वो इतना पावरफुल डॉन बना, और आगे आगे चलते चलते हम एंड तक इस किस्से को पहुंचाएंगे, जब भी ख़त्म होने का नाम लेगा, कि कैसे उसका डाउनफॉल शुरू हुआ और कैसे जिसको हम बोलते हैं द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, पुलिस ने और सरकार ने वापस कैसे वरदा राजन को उसकी हरकतों का जवाब दिया। ये किस्से भी आने वाले दिनों में आएंगे। आज हम वरदा राजन का जो उसने अपने इस दबदबे से उसका होल्ड कैसे पूरे शहर में फैलता गया, उसकी एक एग्जांपल देंगे। और कल से हम शुरू करेंगे वरदा राजन के साथ जो उस समय के पुलिस कमिश्नर थे जूलियर बैरो, और उसके साथ जो 4-5 ऑफिसर थे, उसमें थोड़ा बहुत रोल मेरा भी रहा है। वो सब आपको बताएंगे कि कैसे वरदा राजन के ख़िलाफ़ एक बड़े लेवल पे एक मुहिम चलाई गई और कैसे वरदा राजन का डाउनफॉल शुरू हुआ। लेकिन आज के दिन मैं आपको बताऊंगा वरदा राजन के बढ़ते हुए असर रसूख की कुछ बातें, ताकि आपको मालूम पड़े कि आदमी क्राइम की दुनिया में रहता हुआ क्या क्या और कैसे हासिल करता है और अपना रुतबा बढ़ाता है। ये वरदा राजन ने जहाँ हर वो काम किया क्राइम का जो किसी और डॉन ने नहीं किया। करीम लाला ने कभी एक्सटॉर्शन नहीं किया, कभी प्रोटेक्शन मनी नहीं मांगा, कभी हफ्ता वसूली नहीं किया। उसने अपने दारू के जुए के अड्डे चलाए और अपनी कमाई की। लेकिन ये जो हाजी मस्तान तो कभी डॉन था ही नहीं, वो तो हुई वैसा थॉरोब्रेड स्मगलर, उसका कोई दादागिरी से लेना देना नहीं था। लेकिन वरदा राजन पहला ऐसा डॉन था जिसने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो उसने नहीं किया हो। बहुत बड़े लेवल पे मुंबई में कहीं भी कोई बड़ा डिस्प्यूट होता था करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का, या और कोई लेन देन, या हवाला के पैसे का, या डायमंड डीलर्स की फंसे हुए पेमेंट्स का, या कोई ज़मीन के सौदे उसमें पैसा अटका हुआ, उसकी वसूली करवा के देना और अपना हेफ्टी कमीशन लेना, ये वरदा ने काम बहुत ज़ोरों में किया। इस किस्म का एक किस्सा अगर आपको याद हो, मैंने थोड़े एपिसोड पहले आपको सुनाया था, जब जुहू बीच पे एक जॉन परेरा नाम के शख्स की हत्या उसकी 9 साल की बच्ची के सामने की गई। तो आपने उस किस्से को बहुत पसंद किया था, इसलिए कि वो जो जॉन परेरा था उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो जॉन परेरा को मारने की सुपारी थी जो वो वरदा राजन मुडलियार ने दी थी, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए की एक ज़मीन का सौदा था जो जॉन परेरा नहीं होने दे रहा था। और उसी सिलसिले में जॉन परेरा की बीवी के ऊपर भी हमला किया गया। खैर, वो आपको मैंने किस्सा सुनाया थोड़े हफ्ते पहले, वो आपको याद होगा। तो इस किस्म के एक नहीं अनेकों काम जो थे वो वरदा राजन ने किए। उसके अलावा जो रेगुलर हफ्ता वसूली होती थी उसके इलाके में ऑर्गेनाइज जो इलीगल बिजनेस चलते थे, जिसमें मोटर गराजेस इलीगल, जिसमें धारावी के इलीगल धंधे, तो ये सब लोगों का पैसा वरदा इकट्ठा करता, तो मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन का पैसा कमाई से हिस्सा वरदा राजन ने लिया। उसके बाद प्रोटेक्शन मनी, जिस आदमी को किसी गलत काम में कोई प्रोटेक्शन चाहिए तो वरदा वो अगर कोई ख़ास आदमी है तो फ्री में कर देता था, नहीं तो पैसे लेता था। जैसे हाजी मस्तान के स्मगलिंग के माल की पूरी प्रोटेक्शन करीम लाला के बाद वरदा करता रहा, लेकिन वो हाजी मस्तान का बचपन का दोस्त था, इसलिए हाजी मस्तान से पैसे नहीं लेता था। लेकिन बाकी स्मगलर्स जो जुहू से या दूसरे इलाके में स्मगलिंग करते थे, उनसे वरदा ज़रूर रब्ता लेता था। लेकिन जब हाजी मस्तान कमज़ोर पड़ा, इमरजेंसी के टाइम पे हाजी मस्तान ने जयप्रकाश नारायण की अपील को मानते हुए स्मगलिंग छोड़ दी। तो एक जो गैप पैदा हुआ, एक उसका फ़ायदा वरदा राजन ने उठाया और उसने बहुत ज़ोरों से
गोल्ड की स्मगलिंग शुरू की। उसने वो सब आदमी जो एक्सपर्टीज़ थी हाजी मस्तान से ली। और आप सुन के हैरान रहोगे कि एक बार हमने देखा कि मैं 1976 से उसी इलाके में रहता हूँ जहाँ की मैं बातें सुना रहा हूँ, सैन कोलीवाड़ा एरिया, एंटोफिल। तो मैं ये सब चीज़ें बहुत क्लोज से देखी हैं। मैं तभी पत्रकार तो नहीं था, लेकिन मैं ऑब्ज़र्व ज़रूर करता था, क्योंकि मैं हॉलीडे इन में था। उसके पहले एक पंजाबी अखबार में 1.5 साल मैंने पत्रकार का काम किया था। तो थोड़ी सी देखने की और याद रखने की आदत, सोचने की, परखने की पड़ गई थी। तो हॉलीडे इन में मैं वरदा राजन को कई बार पार्टीज में मिल चुका था। बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर थे वो अपनी नई फिल्म अनाउंस करने की पार्टी करते थे। कोई सिल्वर जुबली फिल्म की पार्टी, कोई 100 डेज ऑफ अ सक्सेसफुल फिल्म उसकी पार्टी, किसी का बर्थडे, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी, किसी की शादी। तो इस किस्म के फंक्शन, बड़े फंक्शंस में वरदा राजन आता था। कई बार करीम लाला भी आते थे और कई बार हाजी मस्तान भी आता था। तो ये सब लोगों को मैं हॉलीडे में देख चुका था। और अक्सर लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि आप जब अंडरवर्ल्ड की बातें करते हैं तो आपको डर नहीं लगता? तो मेरा कहना ये होता है कि आपका डर डर वो ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती। और जब आपने एक शख्स को देख लिया तो आप उस आदमी से डरते हो जिसको आपने देखा नहीं, जो आपके साक्षात नहीं है। लेकिन जब आप लोगों को देखते हो, उनसे बातचीत कर लेते हो, उनकी आदतें आपको पड़ जाती हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको पता लग जाती है, तो कहीं ना कहीं वो डर जो है वो बहुत कम हो जाता है। और वैसे भी अगर आपका करैक्टर सही है, आपने कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, कभी किसी का गलत इस्तेमाल नहीं किया, कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, कभी किसी को बिना मतलब तंग नहीं किया, तो डर काहे का? तो डर तो उनको होना चाहिए जो गलत काम करते हैं। खैर, तो मैं एक वरदा भाई को कई बार पहले देख चुका था, बात कर चुका था। उसके बाद जब मैं हॉलीडे छोड़ के दोबारा पत्रकारिता में आया तो मेरे पास एक माध्यम आ गया कि मैं वो बातें अपने अखबार में लिखूं जो मैं उस इलाके में देखता था। उसमें सबसे पहले तो जो हमने नोटिस किया कि ये क्राइम की दुनिया में अपना इतना बड़ा नाम कमाने के बाद वरदा राजन ने लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेलना भी शुरू किया। धर्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत जल्दी किसी के साथ जोड़ लेती है। तो माटुंगा पुलिस स्टेशन के बाहर एक रेलवे का या कंपाउंड, रेलवे की प्रॉपर्टी थी। तो वहाँ पे बहुत खुला मैदान था, एक पोदार कॉलेज के सामने। तो उसमें इसने वरदा राजन ने बहुत बड़ा गणपति की सेलिब्रेशन के दौरान गणपति पंडाल लगाना शुरू किया। जैसे मुंबई में आपने सुना होगा या देखा होगा टीवी पे, लाल बाग में सबसे बड़ा लाल बाग का राजा गणपति का पंडाल लगता है। उसी तरह लाल बाग में एक तो और भी पंडाल लगते हैं। तो लेकिन उधर उस एरिया के बाहर सबसे बड़ा पंडाल जो था वो वरदा राजन का लगता था। वो रेलवे की प्रॉपर्टी थी, किसी की परमिशन नहीं लेता था, किसी का कुछ कोई परमिशन नहीं, कोई किराया नहीं। और 10-12 दिन वो पूरी सेलिब्रेशन, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते थे वहाँ पे। और अमिताभ बच्चन ख़ास तौर पे हर साल रेगुलर होता था वहाँ पे। हर साल आना और दंडौत वंदना करनी, वरदा भाई के भी पाँव हाथ लगाने और गणपति के भी आशीर्वाद लेना। तो वो जो था एक लोगों में एक मैसेज कन्वे करता था कि देखिए वरदा भाई की कितने बड़े बड़े लोग भी इसकी इज्जत करते हैं, इसकी एक इशारे पे आके खड़े हो जाते हैं, आ जाते हैं। इसी तरह टिल्लू उस्ताद जिसकी हम बात कर रहे थे कोलीवाड़ा में, वो हर साल एक माता का जागरण करवाया करता था, 3-4 दिन का मेला लगाता था। उसमें एक जो वैष्णो देवी की जो माता है उसका एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया करता था हर साल, रेप्लिका। और उसमें उसी किस्म की गुफा बनानी, उसमें उसी किस्म से जाना। मतलब हर साल वो 1 हफ्ते के करीब लोगों को धार्मिक तौर पे अपने साथ जोड़ के रखता था। तो हर महीने 2 महीने के बाद वो कोई जगराता टाइप भी किया करता था, जिसमें बड़े बड़े जो सिंगर थे, जो नरेंद्र चंचल हुआ या दूसरे हुए, ऐसे लोगों को बुला के भी वहाँ लोगों में ये आस्था क्रिएट करते थे कि हम भले बुरे आदमी हों लेकिन हम धर्म को बहुत मानते हैं।
तो ये एक रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन लोगों की ये बड़े तरीके से करते थे, और इनका वो काम बहुत फ़ायदे वाला भी होता था। क्योंकि अगर आप किसी से एक्सटॉर्शन मांगते हो तो वो आदमी देने से केवल कतराता भी है, देता है तो दिल में गालियाँ देता है। लेकिन धर्म के नाम पे चंदा हर आदमी दे देता है। तो गणपति के पंडाल में वर्धा के बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सिगरेट की कंपनी, पान मसाला की कंपनी, कोल्ड ड्रिंक कंपनी, कोका कोला, पेप्सी, तभी ड्यूक्स सोडा वाटर हुआ करता था, उसकी का पब्लिसिटी। तो इसी तरह टिल्लू उस्ताद का जो लगता था मेला, उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिएट कारों की प्रीमियर वाले या दूसरे कार डीलर्स वगैरह, वो काफ़ी चंदा देते थे। तो एक तरफ से वो भी इनकी कमाई का साधन था। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा पैसा कमाने का ज़रिया ये लोग नहीं छोड़ते थे, वो भले धर्म के नाम से हो या क्राइम से जुड़ा हो। तो ये इस किस्म का ताना बाना करके इन्होंने इतने बड़े लेवल पे लोगों को अपने साथ जोड़ के रखा कि लोकल पॉलिटिशियन इनके पाँव हाथ पकड़ते थे। जिसको भी ये फ़ोन करते थे कि आपने फंक्शन में आना है, तो मंत्रियों को भी आना पड़ता था। मुझे याद है एक बार हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे सावंत, उनको बुलाया गया तो वो कोलीवाड़ा में टिल्लू उस्ताद के साथ और दूसरों के साथ हाथ पकड़ के गले में हाथ डाल के घूम रहे थे। अब एक होम मिनिस्टर का क्या काम है नॉन क्रिमिनल्स के साथ गले में हाथ डाल के कोलीवाड़े की सड़कों पे घूमना। तो मैंने वो रिपोर्ट छाप दी, फ़ोटो भी छाप दिया, द पुअर मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन वन डे। खैर, तो ये सब कुछ देखते हुए जब मैं पत्रकार बना तो मैंने ये लिखना शुरू किया। मुझे याद है उसके पहले शायद कोई एक आध रिपोर्ट किसी अखबार में वर्धा और उसकी गतिविधियों के बारे में छपी होगी, क्योंकि जो कभी कोई रिपोर्टर कोशिश भी करता था तो उसके सीनियर वो रिपोर्ट छापते नहीं थे। इतना इनका दबदबा था, इतना डर था, खौफ था इनका। और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे साउथ इंडियन एडिटर्स, रिपोर्टर्स जो थे वो वर्धा के साथ जुड़े हुए थे कितना किसी तरीके से, कम्युनिटी बॉन्ड कह लो या अपना इलाके के कह लो या उस स्टेट के हो जाए या सेम भाषा बोलने वाले, या कुछ लालच की बात भी हो सकती है। तो मेरे साथ भी ये समस्या हुई जब मैंने शुरू में फ्री प्रेस में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन जो वर्धा भाई की चल रही थी वहाँ पे परमेश्वर करवा रहा था, विठल करवा रहा था। तो मैं और हमारे अखबार के फ़ोटोग्राफर हुआ करते थे प्रदीप चंद्रा, वो आज भी हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी के बारे में फ़ोटोग्राफिक किताबें 2-3 लिखी हैं, कॉफ़ी टेबल बुक, काफ़ी नाम कमाया उन्होंने। तो प्रदीप चंद्रा भी मेरे पड़ोसी थे, सेक्टर 7 में रहते थे। तो मैंने उनको रात शाम को दिखाया कि एक बिल्डिंग की छत पे खड़े होकर टेरेस पे कि वो देखिए लीगल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो प्रदीप चंद्रा ने वो फ़ोटोग्राफ खींच ली। अगले दिन जाते भी उसने चोरी से कहीं दीवार के पीछे खड़े होकर कहीं से 3-4 पिक्चर्स और ले ली। तो हमने वो सब तस्वीरें छाप दी, और छाप के जब इतना हंगामा हुआ, और जो मेरा एक हमारे अखबार में एक एडिटर हुआ करता था, सिटी एडिटर, उसका कोलीवाड़ा में एक फ़ोटो स्टूडियो था, वो भी तमिलनाडु का रहने वाला था। और वो फ़ोटो स्टूडियो जो था उसको वर्धा राजन ने पैसे वैसे दे के कभी फाइनेंस किया था। तो मेरी 3-4 दिन उस साक्ष्य में रिपोर्ट नहीं छपने दी, ना हमारी फ़ोटोग्राफ छपने दी। तो इस किस्म की मुश्किलात का सामना मुझे भी करना पड़ा अपने शुरुआती कैरियर में जब मैं अंग्रेज़ी जर्नलिज्म में आया। लेकिन मैं कोई पीछे हटने वाला आदमी नहीं था। मैं अपने मेरे एडिटर थे वीरेंद्र कपूर, तो मैंने उनको ये पूरा किस्सा बताया कि इतने दिनों से मेरी एक स्टोरी, साथ में पिक्चर्स भी हैं, हमारे पास एविडेंस है, और ये साक्ष्य छाप नहीं रहा है। तो उन्होंने उसको बुलाया और डांटा वाटा, तो मेरी स्टोरी जाके छपी। खैर, तो ये प्रेस के ऊपर भी इतना इनका होल्ड था। तभी सोशल मीडिया तो था नहीं, टेलीविज़न नहीं था, ले दे के प्रिंट मीडिया था, तो उसको भी इन्होंने काबू करके रखा हुआ था। तो ये आपको मैं सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि वर्धा राजन के काले कारनामों को एक्सपोज़ करने में भी बहुत दिक्कतें आई। और मैंने एक बार जब मेरी 2-3 रिपोर्ट छपी
तो इसके गुंडों ने मेरे ऊपर सेक्टर 7 में, जब वो ऑफिस से घर जा रहा था रात को, कोई 10:30 पौने 11 का टाइम होगा, तो 10-12 मद्रासी लड़कों ने मेरे ऊपर अटैक किया। वहाँ एक बजरी का ढेर था, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी सरकारी, तो उसके ऊपर मेरे को इन्होंने हॉकी स्टिक और सरिये वरिये मार के बहुत बुरी तरह मारा और मैं बेहोश हो गया। और जब बेहोश हो गया तो उनको लगा मैं शायद मर गया कहीं और वो भाग गए। लकीली फॉर मी कि मेरे पीछे कुछ लोग कोलीवाड़ा में जो एक किसी रेस्टोरेंट से खाना वाना खा के जा रहे थे, मेरे एरिया में रहते थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। वो मुझे उठा के अपने कंधों पे अपने घर ले गए। वहाँ पे उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया और फॉर्चुनेटली वो डॉक्टर के आने के पहले मुझे होश आ गई और मैं अपने घर चला गया। वो पहला अटैक था जो जर्नलिज्म में मेरे ऊपर हुआ। उसके बाद एक और हुआ, वो फिर कभी आपको बताऊंगा। तो इन इतनी मुश्किलातों में हमने कैसे काम किया और अंडरवर्ल्ड डॉन वरदाराजन मुडलियार के खिलाफ पुलिस के साथ और प्रेस और पुलिस ने मिल के कैसे एक जिहाद छेड़ा, एक लंबी लड़ाई लड़ी और अल्टीमेटली वरदाराजन को बम्बई छोड़ के इस प्रेशर के नीचे चेन्नई भागना पड़ा। वो क्यों भागना पड़ा, कैसे भागना पड़ा, ये आपको आने वाले किस्सों में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।